Assalamualaikum dear students. Last time we started about the thermodynamics. We learned about the basic terminology like system, surrounding, universe, temperature, heat, a state system, intensive property, extensive properties. There are many terminology you learned for about the basics of the thermodynamics. So today we are going to start with the reversible and irreversible process. Now you know from the name you can see reversible process means something you can reverse again to its initial state. ऐसी चीज जिसको आप दोबारा से ऐसा प्रोसेस जिसको आप दोबारा से उसके इब्तदाई स्टेज पे ले आओ उसे हम रिवर्सिबल कहते हैं। और लेकिन ऐसा प्रोसेस जो दोबारा से अपनी इब्तदाई हालत में नहीं आ सकता, स्टार्ट में नहीं आ सकता, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। इर से मुराद ही उसके ऑपोजिट है क्योंकि ये प्रीफिक्सेस यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। सो रिवर्सिबल प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे कोई चीज़ रिवर्सिबल हो सकती है। रिवर्सिबल के अंदर सबसे अहम जो चीज़ है कि कोई भी चीज़ है ये इमेजिनरी प्रोसेस होता है। इमेजिन कर सकते हैं आप, तो इनफाइनाइटेसिमली ये एक स्लोली प्रोसेस होता है, यानी कि ये प्रोसेस बहुत स्लो चलता है। ऐसा इनफाइनाइट स्लोली, इंतहाई स्लो जिसे कहें, जिसको आप महसूस ना कर सकें, उसे आप इनफाइनाइटेसिमली स्लोली होता है। और नेक्स्ट जो है वो है इस डायरेक्शन, यू कैन चेंज इस डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, यू कैन रिवर्स इट बैक टू इट्स इनिशियल position at any stage you can reverse. So therefore such a process are called the reversible process. As we are discussing for about the gases, let's see for about the gases. रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ये हमारे पास कोई कंटेनर है मौजूद और इसके ऊपर कोई प्रेशर P मौजूद है। यहाँ पे अंदर गैस मौजूद है, उस गैस की वजह से कोई प्रेशर है उसके ऊपर। ये दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रेशर। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर कम कर देते हैं, लाइक डीपी। बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर इधर से क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेशर यहाँ से कम करेंगे तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, ऊपर को मूव करेगा। फिर थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे, फिर थोड़ा सा ये ऊपर मूव करेगा। छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर ये आगे चलता जाएगा, लाइक दिस वन, देन दिस वन। तो ऐसा प्रोसेस जिसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो अब उसका प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन ये अपनी पीछे वाली पहली जो स्टेज होगी उसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। लाइक अब जैसे ही प्रेशर हमने कम किया तो ये क्या कर जाता है, मूव कर जाता है छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर। जैसे ये स्टेप्स के अंदर मूव करेगा तो ये इसकी इब्तदाई स्टेज थी, तो अब इसके अंदर प्रेशर क्या हुआ है, जैसे ही हमने कम किया तो इसके अंदर प्रेशर माइनस डीपी बन गया, राइट। इस तरह से आगे वो स्टेप्स के अंदर ये थोड़ा थोड़ा आगे को ग्रेजुअली वैसे मूव करता चला जाएगा। तो ये जो स्टेज है इसकी ये कहलाएगी इंटरमीडिएट पोजीशन। और यहाँ पे बहुत सारी इंटरमीडिएट पोजीशंस हो सकती है ऐसे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इनफाइनाइटेसिमली स्लोली है और अपने इब्तदाई स्टेज के साथ क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है, सस्टेन रखता है। लाइक ये इसका इब्तदाई कंडीशन थी, तो इसके साथ ये फर्स्ट जो है इक्विलिब्रियम में मौजूद होगा। और किसी भी स्टेज पे फॉर एग्जांपल आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं, आपने जितना प्रेशर यहाँ पे था मौजूद, जितना आपने इधर से निकाला था, अगर आप दोबारा से उतना ही प्रेशर दे दें तो ये दोबारा से अपनी इब्तदाई स्टेज के अंदर चला जाता है। यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि जो पिस्टन है ये वाला, लाइक ये गैस का पिस्टन है, तो इसमें कोई फ्रिक्शंस नहीं होती और इसका कोई वेट नहीं होता, तो इसलिए ये तसव्वुराती प्रोसेस इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद एक स्टेज आएगी जिसको हम कहेंगे कि ये अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच गया। इसको आप बेशक पी डैश कह दें या अकेला पी कह दें, दैट्स इज ओके। तो ऐसा प्रोसेस जो होगा उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। देन द अदर्स, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होगा, लाइक दिस इज द कंटेनर हैविंग अ प्रेशर, और ये रिवर्सिबल है, इसके अंदर ये गैस मौजूद है। इसके अंदर छोटी छोटी चेंजिंग नहीं होती,
बल्कि डायरेक्ट ही, जैसे इसके अंदर तो ये बहुत सारी छोटी छोटी इब्तदाई ये जो स्टेज थी रिवर्सिबल प्रोसेस में, एक एक छोटा छोटे स्टेप से ऊपर गया था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इसमें सीधा ही इनिशियल से फाइनल स्टेज पे चला जाता है कोई भी प्रोसेस। वो कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे आप कह सकते हैं कि 100 सुनार की है और इरिवर्सिबल एक लोहार की है, यानी कि ये फाइनल स्टेज पे सीधा चला जाता है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है ये, बाकी दरमियान वाली कोई स्टेट इसमें नहीं होती। लाइक जैसे ही आप, ये इनिशियल स्टेज है, जैसे ही आपने प्रेशर चेंज किया तो ये सीधा फाइनल स्टेट पे चला गया। तो ये जो प्रोसेस होगा इसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। लाइक इसे हम P डैश कह देते हैं और ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो ऐसा प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। देन नेक्स्ट अभी कंपैरिजन है कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है। अव्वल तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फिर भी हम देखते हैं। वन इज द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड द अदर इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखें, इट टेक्स प्लेस इन फाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्टेप्स, इनके छोटे छोटे स्टेप्स में होते हैं, और लामतनाई जिसे कहते हैं ना कि वो टाइम लेता है जिसमें ये मुकम्मल हो या ऑकर हो। लामतनाई जिसको आप जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, जिसे कह लें कोई टाइम होता ही नहीं है। और ये क्या है, इनफाइनाइट टाइम के अंदर है, यानी कि ये महदूद वक्त के अंदर पाया तकमील को पहुंचता है। तो आपको पता है ये इस तरह से लगता है ये तस्वराती है और ये रियल है। तो नेक्स्ट जो है, इट इज इमेजिनरी एज वी अज्यूम द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पिस्टन। देखिए ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो और जिसका कोई वेट ना हो। तो इस वजह से ये क्या है, एक तस्वुराती है, ये फर्ज किया जाता है, हम कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पे ये क्या है कि ये रियल होता है, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और ये एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है, किया जा सकता है या किया जाता है। इट्स ये हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी कि अपनी इब्तदाई पोजीशन के साथ क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ी है, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, गैसेस वगैरह जो मिलके एक मुतय्यन स्टेट बनाती है, तो उस स्टेट में इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन इट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेज जो है वो वो होती है इक्विलिब्रियम के अंदर अपनी इनिशियल स्टेज के साथ। इसके अलावा और कोई स्टेट ऐसी नहीं होती जिसमें दरमियान में किसी भी और स्टेट से इक्विलिब्रियम में ये नहीं होता। देन ऑल चेंजिंग आर रिवर्स्ड when the process is carried out in the reverse direction, यानी कि जब हम प्रोसेस को रिवर्स करना चाहें तो जो जो चेंजिंग हमने उसके अंदर की है अगर हम वो ही वापस कर दें तो तब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। लेकिन इस किस्म का जो रिएक्शन होता है ये अपने वंस इट इज हैपेंड यू कांट रिटर्न इट बैक, यू डोंट रिटर्न इट बैक। तो इस इनिशियल स्टेज पे आप इसे वापस नहीं ला सकते। उसके बाद एक्सट्रीमली लो, इट इज एक्सट्रीमली लो है, और इट्स प्रोसेड मयरेबल स्पीड, ये एक ऐसी स्पीड है जिसके अंदर आप इसे मैयर कर सकते हैं और ये हो जाता है। वो इतना स्लो है कि आप उसे मैयर ही नहीं कर सकते। वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन कॉरिस्पॉन्डिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि जो भी प्रोसेस से वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा कॉरिस्पॉन्डिंग टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये उसके ऑपोजिट आ जाएगा कि वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस इज स्मॉलर, क्योंकि जो चीज रिवर्स ही नहीं हो सकती उससे दोबारा से वर्क नहीं हो सकता। तो वंस इट इज यूज्ड देन इट्स ओके एंड कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोसेस, तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा एक मरतबा वो यूज होगी चीज तो वो खत्म हो गया, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा वर्क किया जा सकता है। देन नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। अब यहाँ पे लास्ट टाइम आप में से बहुत सारे लोगों ने हीट की डेफिनेशन बताई थी और उसके बाद वर्क। तो अभी देखते हैं कि भाई हीट की क्या नेचर होती है और वर्क की नेचर क्या होती है। हीट और मैकेनिकल वर्क, यानी कि हीट है या फिर मैकेनिकल वर्क
आप लोगों ने इंटरमीडिएट या मैट्रिक इवन के लेवल पे पढ़ा है आप लोगों ने कि वर्क क्या होता है, फोर्स क्रॉस डिस्टेंस। यानी कि अगर आप फोर्स को मल्टीप्लाई करें डिस्टेंस से, अगर किसी फोर्स को लगाने से वो कोई डिस्टेंस कोई फासला तय करे तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अगर अब इन सीजीएस सिस्टम इसके यूनिट्स देखते हैं वर्क के। सीजीएस से मुराद देखें सेंटीमीटर, क्योंकि आम रूटीन में इससे डील करते हैं, ग्राम्स एंड सेकंड्स। तो इस ऐसा सिस्टम जिसमें आप मेजरमेंट लेते हैं सेंटीमीटर्स, ग्राम्स और सेकंड्स के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, सीजीएस सिस्टम कहते हैं। सीजीएस सिस्टम के अंदर जो है हम यूनिट ले रहे हैं इसका वर्क का अर्च, ERG अर्च। ये क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 डाइन, ये रेजिस्टेंस है एक डाइन यानी कि एक फोर्स है एक्सेलरेशन के हिसाब से। तो मूव थ्रू द डिस्टेंस ऐसी फोर्स या रेजिस्टेंस ऑफ 1 डाइन इज मूव थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेजिस्टेंस या कोई मजामत जो कि एक डाइन की हो तो उसे 1 सेंटीमीटर फासला जब तय करे तो उसके नतीजे में जो वर्क होगा उसे हम अर्च कहेंगे, ERG अर्च। अब एक्चुअली तो बड़ा यूनिट तो आप लोगों को पता है वर्क का जाउल होता है, और एक जाउल जो है वो अब 10 पावर 7 हर्ट्ज के बराबर है। तो देखो ये यूनिट बहुत बड़ा है, जाउल जो है वो यूनिट बहुत बड़ा है। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो कि 1 हर्ट्ज किसके बराबर होगा, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 10 पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 जब नीचे से ऊपर जाता है, जब नीचे से यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद वी ऑफन यूज, इसके अलावा किलो जाउल भी यूज कर लेते हैं। किलो आप लोगों को पता है 1000 kg जो है वो 1000 के इक्वल होता है। अगर हम इधर भी के लगा दें और इधर भी लगा दें तो ये किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू किलो जाउल, सॉरी यहाँ पे इधर किलो जाउल बन जाएगा इस तरह से। ये देखें 1000 जाउल, 1 किलो जाउल का लिखा हुआ है कि ये इसके बराबर होता है। देन यूनिट्स ऑफ हीट, अभी हमने वर्क के यूनिट्स को डिफाइन किया है, अभी हीट के यूनिट्स क्या होते हैं। हीट का यूनिट कैलोरीज, आप देखें आप में से कुछ स्टूडेंट सुनते होंगे वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैंने इतनी कैलोरी आज जो है वो बर्न की है, इतना जो है हीट, एक्चुअली वो बॉडी से हीट निकलती है तो कैलोरीज को बर्न आउट करना कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हीट का यूनिट निकालना चाहते हैं, लेट्स ये कैलोरी है आपके पास मौजूद, राइट, CAL से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है कैलोरी की, कि ऐसी क्वांटिटी ऑफ हीट, नंबर 1 क्वांटिटी ऑफ heat that raise the temperature of like something, this is something 1 gram, we have water, आप इसे like this चलें, इस तरह से क्या लें, there is something in the water that's 1 gram। अब 1 ग्राम का अगर आप टेम्परेचर जो है आप उसे हीट दें और इसका टेम्परेचर फर्ज किया कि पहले 1 डिग्री है तो 1 से क्या हो जाए 2 डिग्री हो जाए, यानी कि पहले 1 डिग्री था फिर क्या हो गया 2 डिग्री हो गया। तो जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है पानी के, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो हीट चाहिए होती है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं, राइट, 1 कैलोरी। हीट और वर्क जो है ये आपस में रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए इन दोनों का यूनिट जाउल भी होता है। इसका SI यूनिट दोनों का जाउल है, और एक जाउल जो है वो कितनी कैलोरीज के बराबर है 0.2390। दिस इज द रिलेशनशिप, 1 जाउल इज इक्वल टू 0.2390 और 1 कैलोरी कितने जाउल के बराबर है। तो आप ये लाइक इधर जाके ये डिवाइड करेगी
और उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल्स। और किलो जाउल्स में दोनों तरफ आप किलो यूज कर लेते हैं, के इधर भी आपने यूज कर लिया और इधर भी के यूज कर लिया। देन द साइन कन्वेंशन ऑफ हीट। अब देखें बहुत सारी जो हमारी पुरानी फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनके अंदर कुछ कन्वेंशन चली आ रही है, कोई साइंस की ना, जो वंस इतनी सारी बुक्स के अंदर वो कन्वेंशन मौजूद है, तो इसलिए हम लोग वही कन्वेंशन यूज करते हैं, ताकि अब ये ना हो कि कुछ लोग एक को पॉजिटिव कहना शुरू कर दें, दूसरे को नेगेटिव कहना शुरू कर दें, तो इसलिए उस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं ताकि लोगों में वो इशू नहीं बने। लेट्स सी द सिंबल ऑफ हीट जो है वो क्यू है, आप क्यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम फर्ज करते हैं कि ये कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है, राइट। अगर इसके अंदर से हीट अब्जॉर्ब हो रही है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि सिस्टम के अंदर आ रही है, जैसे आप पानी का कोई टैंक भर दे और उसके नीचे आप आग लगा दें, हीट दें, तो अब पानी क्या हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हीट सिस्टम के अंदर जा रही है, तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, राइट। और अगर आप आग उसको लगाना बंद कर दें, गर्म पानी आपने रखा हुआ है, तो क्या होता है, उससे हीट अगर बंद भी कर दें बर्तन को, तो साइडों से हीट निकलती है उस बर्तन से, तो वो क्या होता है, सराउंडिंग में चली जाती है हीट, यानी कि सिस्टम से हीट खारिज हो रही है, heat given off from the system, then its symbol will be negative. So keep in mind, heat enter to the system, is going to enter in the system, that will be considered positive sign, positive q. But if the heat is going to out of the system, then the negative symbol of minus q will use for the as a convention. So keep in mind. Then about the work, जब when the work is done on the system, you see, आप लोग पहले ही डेफिनेशन देख चुके हैं कि ये अगर कोई चीज है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, हम उसे क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद ये बाउंड्री है, उसके बाहर जो भी कुछ है, वट एवर सो आउटसाइड, दैट विल बी कॉल्ड द सराउंडिंग्स। अगर तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, लाइक हमारे पास कोई पिस्टन है, कोई सिलेंडर है, कोई कंटेनर है, अगर हम उसमें एक ये पिस्टन लगा हुआ है, सपोज आप क्या करते हैं, आप प्रेशर देते हैं, कोई उसके ऊपर वेट रखते हैं, तो ये अंदर इसके गैसेस है, तो ये पिस्टन नीचे को मूव कर जाएगा। अब क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो इसके अंदर हीट आ रही है या वर्क इस पे किया जा रहा है, आप प्रेशर दे के कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये अंदर से हीट इस्तेमाल और इसको एक्सपेंड करे आगे बाहर को, तो विद वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम से वर्क होगा ऑन द सराउंडिंग, तो फिर ये नेगेटिव लिया जाएगा। सो कीप इन माइंड, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, इट विल बी पॉजिटिव, बट इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, इट विल बी नेगेटिव। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब देखें, क्योंकि हम तो डील कर रहे हैं वर्क का, क्या कहते हैं कि फोर्स क्रॉस डिस्टेंस, के फोर्स लगे और फासला तय हो तो वो होता है। लेकिन जब गैसेस का केस है, हीट का केस है, तो यहाँ पे तो आके वो फासला वाली बात तो नहीं रहती, तो यहाँ पे प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेट्स सी, दिस इज द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कोई एक्सटर्नल प्रेशर, कोई गैस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे मौजूद है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं। आप लोगों को पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ ओवर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब आपने इसको प्रेशर दिया है, एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे ही आप एक्सटर्नल प्रेशर देंगे तो ये पिस्टन क्या करेगा, नीचे को मूव कर जाएगा, लाइक दिस वन। तो ये अभी अब क्या हो गया कि ये, अब देखें बाहर ये सराउंडिंग है, ये वाला हिस्सा क्या है, सराउंडिंग है, ये वाला क्या है, सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, राइट, दिस इज द सिस्टम एंड द आउटसाइड इज सराउंडिंग। सो सराउंडिंग से वर्क हुआ है सिस्टम के ऊपर, तो इसके नतीजे में ये आप इसे यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये उसका
लेंथ रह जाती है, डिस्टेंस रह जाता है, या इसको आप क्या लेके ये मूव कर गया, ये फासला, सॉरी ड्राइंग। अगर इसी तरह से मूवमेंट ऑफ पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ होगी तो फिर सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पे। अब ये सिस्टम फिर सराउंडिंग पे वर्क करेगा। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क में फिर हम देखते हैं कि हमें पता है कि ये बाय डेफिनेशन है मैकेनिकल फोर्स, वी नो दैट फोर्स क्रॉस डिस्टेंस इज द वर्क। तो हम इसे मैथमेटिकली लिखें तो फोर्स को छोटे एफ से जाहिर कर दिया, उस डिस्टेंस को आप एल से जाहिर कर रहे हैं, तो फोर्स क्रॉस डिस्टेंस जो है, जैसे पिस्टन ने डिस्टेंस तय किया पीछे हमने लिखा, तो ये हमारे पास वर्क होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर आपने दिया है तो वो क्या है, एफ ओवर ए। अब बच्चों देखो, हमने इस फोर्स को रिप्लेस करना है, तो ये जो है एरिया जो है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई विद एरिया, यानी कि इधर ये प्रेशर क्रॉस उसका पर यूनिट एरिया, यानी कि वो पिस्टन का जो एरिया है वो। तो इसका मतलब एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर क्रॉस पिस्टन का जो है ढक्कन जो है उसका एरिया। तो ये जब हम ये इक्वेशन 2 बन गई है हमारे पास, ये बिल्कुल वैसे ही, राइट, एक्सटर्नल प्रेशर क्रॉस ए। तो ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया है पिस्टन का, ठीक है, ये लाइक दिस वन। तो ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक जो ये एरिया है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं, यानी कि इस फोर्स की जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, P एक्सटर्नल क्रॉस A। तो ये क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल क्रॉस A क्रॉस L। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब बच्चों देखो कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी सिलेंडर में, कोई भी सिलेंडर हो, लाइक दिस वन, ये कोई सिलेंडर है सही तरह से नहीं बना, तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये इसकी क्या लेंथ है। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है वॉल्यूम। क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो अब क्योंकि वॉल्यूम जब प्रेशर हमने एक्सटर्नल दिया तो वॉल्यूम क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो ये हम इसे डेल्टा ए से जाहिर करते हैं क्योंकि लेंथ में चेंजिंग हुई थी, तो ये डेल्टा वी बन गया। अब देखें कि अगर तो वर्क डन हुआ है सिस्टम से सराउंडिंग पे, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये नेगेटिव लेंगे हम इसे, और अगर सराउंडिंग से सिस्टम पे हुआ तो फिर हम इसे पॉजिटिव लेंगे। अभी ये एक रिलेशनशिप है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल, let me change the color, आइसोथर्मल, ओके जी, रेड ग्रीन, ये आइसोथर्मल, आइसो मीन सेम, थर्मल मीन हीट। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ऐसी एक्सपेंशन जिसको आप रिवर्स कर सके, यानी कि ऊपर नीचे मूव कर सके, ऐसा पिस्टन एक आइडियल गैस का, उसको हम डिस्कस करते हैं। इस पिक्चर को मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ सिलेंडर, इट्स कंटेनिंग सम गैस, ये वाली गैस है और ये इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अंदर से गैस ने प्रेशर दिया हुआ है ऊपर की तरफ, और ऊपर जो है वो हमने कुछ वेट्स रख दिए हैं यहाँ पे, ये उसका क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है। अब यहाँ से अगर आप कोई वेट कम करते हैं तो ये पिस्टन क्या करेगा, ऊपर को मूव कर जाएगा। लाइक दिस वन, मैंने एक वेट मूव किया तो ये जैसे ही हुआ ये पिस्टन क्या कर गया, मूव कर गया। अब क्योंकि हमने एक वेट मूव किया था, आप कहते हैं कि वो वेट का फर्ज किया प्रेशर डीपी था, तो क्या हुआ कि गैस इंटरनल थी, ये एक्सटर्नल प्रेशर था, जैसे ही आपने कम किया तो ये ऊपर को मूव कर गया।
तो उसके नतीजे में ये फासला भी इंटरमीडिएट, क्योंकि आपको पता है रिवर्सिबल में इंटरमीडिएट स्टेज इन्वॉल्व होती है, तो ये आपके पास DL, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इसके फासला तय किया है उसे हम क्या कह देते हैं, DL कह देते हैं। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर में अगर जैसे ये वेट कम होगा तो ये ऊपर को आ जाएगा। तो अब हम, क्योंकि हमने जस्ट वर्क करना है, तो हम कह देते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है फर्स्ट किया वो गैस का प्रेशर, और जो है ना उनको जनरली हम प्रेशर के इक्वल कह देते हैं, दैट्स इज इक्वल टू द प्रेशर। तो थोड़ा सा वर्क हुआ है, DW स्मॉलेस्ट चेंज। अब देखो ये इक्वेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले की है कि पीछे जो हम ड्राइव कर रहे थे तो P क्रॉस A क्रॉस L था, तो क्योंकि आपने थोड़ा सा प्रेशर कम किया है आइडियल गैस के केस में, हमें इसे इन तमाम प्रेशर को हमने जस्ट P कह दिया कि एक्सटर्नल है, गैस का है, या जो भी प्रेशर है, और छोटा सा जो है लिटल मूव किया उसने, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में लिटल मूव्स करते हैं। तो अब जो होगा ये DW लिटल वर्क। अब ये दोनों DV यानी कि प्रेशर क्रॉस चेंज इन द वॉल्यूम इंक्रीज, ये DV वॉल्यूम चेंज, जैसे हमने लिटिल प्रेशर कम किया। तो अब प्रेशर कम करने के नतीजे में आपके पास ये वर्क, अब देखो ये डेरिवेशन है, इसको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो गए आपके पास, तो जब ऐसे DW लिखा होता है तो इसको डेरिवेशन को ख़त्म करने के लिए हम इंटीग्रल लेते हैं इसके दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। इधर देखें कि ये जो है ना डेरिवेशन का सिंबल इंटीग्रेशन के सिंबल से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हमारे पास अकेला W रह जाता है। उसके बाद क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो इस वजह से ये क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। अब वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ, पहले उसका फर्ज किया वॉल्यूम V1 था, तो उसके बाद उसके वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आई, V2 होगी। तो ये वॉल्यूम यानी कि उसका जैसे ही पिस्टन आपने उसे वेट कम किया था, तो पहला वॉल्यूम V1 था, तो दूसरा वो पिस्टन एक्सपैंड हो गया तो वो V2 हो गया, ये उसकी लिमिट्स है। तो ये इसको आप इंटीग्रल की फॉर्म में शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर तो वेरी कर रहा है, अब प्रेशर को वेरी कर रहा है तो आप इसको किसी कांस्टेंट फैक्टर के साथ रिप्लेस करेंगे। आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है कि PV इज इक्वल टू NRT, राइट, PV इज इक्वल टू NRT, सो P इज इक्वल टू NRT ओवर V। अब ये जो P की वैल्यू है, आप इसे NRT और V लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ये जो इन सर्कल में है, रेड सर्कल में है ये वाला, इसकी जगह पे अब इसको हम यहाँ पे, जहाँ पे P था उसकी जगह पे क्या आ गया, NRT ओवर V। जी, तो NRT और V जो है, आप लोगों, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा है तो ये तमाम कांस्टेंट फैक्टर है। N जो है नंबर ऑफ मोल्स है, आपको पता है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, तो क्योंकि आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल का मतलब नो हीट चेंज, और ये तीनों ही फैक्टर जो है वो कांस्टेंट हो गए, तो इस पे इंटीग्रेशन कोई असर नहीं करेगी, ना डेरिवेशन कुछ कहती है ना ही इंटीग्रेशन कुछ कहती है, तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी, यानी कि इट विल बी कम आउट इन द स्टार्ट। सो ये यहाँ पे मौजूद होगी। अब बच्चों ये यहाँ पे फॉर्मूला लगता है कि जब इंटीग्रल हो और उसका ये नीचे फंक्शन, जैसे ये v है और इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, dv, अगर ऐसे इंटीग्रल हो, नीचे फंक्शन और उस ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम उसे लिखते हैं log v। क्या लिखते हैं, log v, इसके सामने v भी लिख देते हैं। तो जब log v लिखते हैं तो ये इक्वेशन बनती है, जैसे अभी मैं इस पे इस हिस्से को अगर फर्ज किया कि आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं इसको थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन की एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, क्योंकि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे लाइक
W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी। ये बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। जब बच्चों यहाँ पे आप जब ये इंटीग्रल लगता है तो ये क्या बनेगा, मैंने आपको बताया ये बनेगा log v और इसकी लिमिट होगी v1 टू v2। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, दोबारा से बता देता हूँ कि अगर नीचे फंक्शन हो इसे हम फंक्शन कहते हैं, अगर उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है यहाँ पे, यानी कि नीचे वॉल्यूम है ऊपर वॉल्यूम का डेरिवेटिव मौजूद है, तो वो बराबर होता है नेगेटिव log v के, यानी कि अगर शुरू में इंटीग्रल लगा, अगर इसके साथ लिमिट लगी हो तो वो ऐसे आप उसके v1 टू v2 ऐसे लिमिट साथ लिख देते हैं। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं बच्चों तो फिर आप पहले लिखते हैं जैसे ये v2 माइनस v1। अब जब ये जो है ना, ये log का फिर फार्मूला है कि अगर जो दो रकम जो है एक क्वांटिटी दूसरी को डिवाइड कर रही हो log में, तो हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आ रहा हो तो उन्हें डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, अकेला log स्टार्ट में लिख के और v2 माइनस v1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये डेरिवेशन इसकी की गई है। तो W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी log v2 ओवर v1, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है प्रेशर वॉल्यूम का। अच्छा जी, उसके बाद आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो था प्रोसेस रिवर्सिबल, लेकिन ये कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के अंदर जो वॉल्यूम एक मरतबा चेंज हो गया वो दोबारा से रिटर्न नहीं होगा। तो अब ये माइनस पी एक्सटर्नल, अब आपने प्रेशर एक्सटर्नल शो किया यहाँ पे v1 टू v2, यहाँ पे डेरिवेशन से इंटीग्रेशन से डेरिवेशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर मैं जस्ट इस हिस्से को सिर्फ इस हिस्से को डील करता हूँ तो ये क्या लिखा जाएगा, डेरिवेशन से इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी और जस्ट ये लिखा जाएगा v1 एंड v2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे आपने पहले लिखा v2 देन माइनस v1। ये मैथ का असूल है कि पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं लिमिट की, फिर माइनस लिखते हैं और फिर नीचे वाले की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो v2 माइनस v1 क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, तो ये p2 dv। तो दिस इज द फॉर एक्सपेंशन, दिस इज द इक्वेशन। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई बच्चों, एक है माइनस रिवर्सिबल के लिए माइनस एन आर टी, अपने पीछे आपकी वो स्लाइड पे मौजूद है, माइनस एन आर टी log v2 ओवर v1। लेकिन ये इरिवर्सिबल के लिए आपके पास फाइनल जो डेरिवेशन होती है वो p2 माइनस p2 जी। उसके बाद बच्चों एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। नाउ इंटरनल एनर्जी जी, तो इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सबसे पहले आप लफ्ज पे गौर करें, डेफिनेशन को बाद में डिस्कस करते हैं। इंटरनल, इंटरनल कहते हैं ये, जैसे कहते हैं ना कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारे घर का मामला है, पाकिस्तान के इंटरनल हालात ठीक नहीं है, तो ये कोई अंदर की चीज है। तो जब आप कहते हैं इंटरनल एनर्जी तो इसका मतलब है ये कि अंदर की एनर्जी है, किसी सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी है उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। तो उस सिस्टम के अंदर जितनी भी पॉसिबल एनर्जी होगी ना, ऑल पॉसिबल एनर्जी, ऑल काइंड ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, दैट्स इज कॉल्ड द internal energy। all possible kinds of energy of a system, that's called the total। दैट्स उसको आप जमा कर लें तो वो तमाम की तमाम पॉसिबल एनर्जी जो होगी, जो आपको मालूम हो, वो सारी को जमा करें तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब कौन कौन सी हो सकती है, फर्स्ट करें, देखें ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। आपने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ी थी,
तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल हैं तो वो आगे पीछे जो मूव करते हैं, दैट्स इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ट्रांसलेशन मोशन है। अब वाइब्रेशनल भी हो सकती है, कोई रोटेट भी कोई चीज कर सकते हैं मॉलिक्यूल, वाइब्रेट भी कर सकते हैं, तो वो तमाम एनर्जी रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, दिस ऑल काइंड ऑफ एनर्जी वो क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी में शामिल होती है। इसी तरह से काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई, देखें न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो जो फोर्सेस जितनी मौजूद हैं, न्यूक्लियाई फोर्सेस कहते हैं उन्हें हम, तो वो तमाम की तमाम उसमें इंक्लूड है। तो कुछ तो हमें मालूम है, कुछ हमें मालूम ही नहीं है। तो ये तमाम जो एनर्जीज हैं सबको जमा कर ले, ऑल द पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जितनी आपको मालूम है, न्यूक्लियाई फोर्सेस है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, एवरी काइंड ऑफ द एनर्जी, द सम ऑफ द ऑल दोस। अब क्वेश्चन ये है कि सारी एनर्जी क्या हम जमा कर सकते हैं, क्या इसे मालूम कर सकते हैं? नो, इट्स वेरी हार्ड। हम जस्ट ये करते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी का आमतौर पे डिफरेंस मालूम करते हैं, जो कि उससे हल करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी किस किस्म की प्रॉपर्टी है? क्या ये स्टेट फंक्शन है? सो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन से मुराद होती है ऐसी चीज जो रास्ते पे डिपेंड ना करे, ऐसी चीज जो रास्ते पे डिपेंड ना करे। फॉर एग्जांपल, एक सिस्टम है, वो ए से बी पे जाता है, बी से वो सी पे जाता है, सी से वो फिर डी पे चला जाता है, और एक सीधा जो है ए से सीधा ही डी पे चला जाता है। नेट तो ये है ना कि आपने यूनिवर्सिटी आना है तो आप टीचर को नहीं पता है आप किस रास्ते से आए हो, तो ये क्या है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ, आपका क्लास में मौजूद होना जरूरी है। तो ऐसा सिस्टम जो पाथ पे डिपेंड ना करे उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते इंटरनल एनर्जी, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। और दूसरे नंबर पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उनकी इंट्रैक्शन ज्यादा होगी, उनकी वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन, जो है रोटेशनल मोशन ज्यादा होंगी, तो वो तमाम एनर्जी, न्यूक्लियाई एनर्जी, तो वो तमाम ही बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनल एनर्जी पे इतना जोर क्यों दे दिया है? क्योंकि ये आगे जाके हमारे लॉज के अंदर और अदर जैसे इंथैल्पी है उनके अंदर इसका यूज होगा। तो इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हीट को हम कह रहे हैं कि क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्क को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे उनके यूनिट्स। तो सिमिलरली है तो ये एनर्जी ना, सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी और साइन। अब देखें, इंटरनल एनर्जी को ना ई से जाहिर करते हैं, लेकिन कुछ किताबों में यू से भी जाहिर किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। कुछ जगहों पे ना यू लिख देते हैं, कुछ जगहों पे ई लिख देते हैं। और हीट को क्यू से जाहिर करते हैं, इंटरनल एनर्जी को यू से या ई से जाहिर करते हैं। दैट्स द बुक डिफरेंस हम कुछ किताबों में। तो मैंने आपको कहा कि इंटरनल एनर्जी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हम इसका सिर्फ डिफरेंस लेते हैं कि फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो अगर तो फाइनल इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। फॉर एग्जांपल, इसकी 5 है वैल्यू और इसकी क्या है? इनिशियल 4 थी, तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 1, दैट विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर हम एक और सुपोजिशन लेते हैं कि अब फाइनल एनर्जी सपोज कि एक सिस्टम की 6 है, लेकिन इंटरनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी उसकी सपोज के वो 8 थी, तो अब आपके पास जो एनर्जी आएगी वो दैट्स इज -2। इसका मतलब है कि वो कम हो गई है। अब इसे माइनस से मुराद खत्म होने से नहीं है, बल्कि उसकी कम या ज्यादा क्वांटिटी को जाहिर करते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। तो इंटरनल एनर्जी कम या ज्यादा कैसे होती है? दो ही तरीके हैं, या तो वो हीट की शक्ल में सिस्टम से खारिज हो जाए या वो वर्क की शक्ल में। तो इन दो फॉर्म्स के अंदर जो है वो एनर्जी इंटर होती है या खारिज होती है, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड
वर्क या दोनों की शक्ल में सिस्टम में इंटर या एक्सक्लूड होती है। तो ऐसा यूनिट क्या है, क्योंकि है तो एनर्जी वही जाउल है और वही कैलोरी जो है 1 कैलोरी जो है वो नन यूनिट जो है वो कैलोरी है इंटरनल एनर्जी का भी तो है। तो ये जो है हीट ही है एक तरह से, या तो ये 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल इसका सिंबल होगा, इक्वल होगा, सॉरी सिंबल क्या है। अब लास्ट वन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चों एक्चुअली तो ये जो है ना वही है जो आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। इसको हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में कहना जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड कैन बी चेंज फ्रॉम वन इट्स चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये एक्चुअली ही उसी से ही बेसिकली ये ड्राइव किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम है फर्ज किया, तो चेंज उसकी स्टेट चेंज होती है, वो ए से बी स्टेट में जाता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो चेंज इन एनर्जी जो होगा डेल्टा ई वो क्या होगा ई बी माइनस ई ए। दिस चेंज इन एनर्जी इज ब्रॉट अबाउट बाय, ये कैसे हो सकती है या तो हीट से होगी या फिर वर्क से होगी, डन बीइंग डन बाय द सिस्टम। तो वर्क जो है वो उसके ऊपर होगा वो, तो हीट सप्लाई करते हैं, ये क्यू जो है वो हीट है जो एक सिस्टम को दी जाती है और जो उसके नतीजे में जो वर्क होता है वो उससे निकल जाता है। तो लाइक ये आपके पास कोई भी सिस्टम है, आप इसके अंदर क्या करते हैं हीट देते हैं, इस हीट के नतीजे में क्या होता है कि वो पिस्टन जो है वो मूव करता है ऊपर को, लाइक यहाँ पे आ जाता है। तो अब इसके नतीजे में वर्क होता है, तो अब वो हीट जो है वो वर्क की फॉर्म में निकल रही है। तो हम कहते हैं Q माइनस ये हीट Q दी थी आपने Q माइनस W, वेयर Q इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये जो है इंटरनल एनर्जी एक तरह से जैसे कहते हैं कि जितनी आपने हीट दी है वो अब अगर उस हीट में से कुछ हीट जो इस्तेमाल होती है वर्क करने पे वो आप क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है ये डेल्टा ई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, ऐसा सिस्टम जिसमें आप कोई अलग से एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फिर हम यूँ डिफाइन किया जा सकता है कि नेट चेंज इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसे ये एक इक्वेशन यहाँ पे दी है कि आपने यहाँ पे ये हीट दे दी है, हीट जो है वो क्यू इन हो रही है सिस्टम के अंदर। अब उस हीट के नतीजे में क्या हुआ, पिस्टन यहाँ से हीट मिलने पे एनर्जी मिलने पे पिस्टन ऊपर को मूव कर गया, तो वॉल्यूम डेल्टा वी उसका मूव कर गया फाइनल पोजीशन पे। अब यहाँ पे आपने क्यू दी थी इसके अंदर एनर्जी, तो इसमें से क्या माइनस हो गया, कुछ इस्तेमाल होगी वर्क करने पे, तो उसे हम डेल्टा ये लिख देते हैं। तो इस तरह से जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नेट एनर्जी चेंज है डेल्टा ई जो है वो क्या होगी क्यू माइनस डब्ल्यू होती है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है कि डब्ल्यू आगे पीछे ही जब हमने प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ा था, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ा, तो हमने पढ़ा है कि P इज इक्वल टू वर्क जो है वो आप लोगों को पता है एफ क्रॉस डी था और उसके अंदर फिर हमने ये वैल्यू प्रेशर की चेंज की थी। तो ये हमें मालूम है कि ये वर्क इसके बराबर होता है। तो अब वर्क की जगह पे ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाए Q माइनस पी क्रॉस डेल्टा वी। तो कुछ और डेफिनेशंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जा सकती है। Whenever energy of a particle system disappear, equivalent amount of an other amount must be प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल आपने पहले सिस्टम में हीट दी है तो उसकी जितनी अमाउंट डिसअपीयर हुई है वो वर्क करने में इस्तेमाल होगी, तो वो हमने माइनस, यानी कि एक फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट हो रही है तो मैथमेटिकली उसी तरह से आप रिप्रेजेंट कर देते हैं।
लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है। तो सिस्टम और सराउंडिंग में ओवरऑल तो हमेशा वही एनर्जी रहेगी। कायनात की एनर्जी जो है, यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है इसके मुताबिक। तो ये उसकी सेकंड है। थर्ड है कि बगैर जो है ना कोई चीज मुसलसल चलती रहे ना, परपेचुअल मोशन, यानी कि कोई ऐसी मशीन बनाना जो है ना नामुमकिन है, जो कि ना काम करती रहे मुसलसल बगैर एनर्जी के इस्तेमाल किए। ये इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है कि वो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी उसे मिलेगी तो वो काम करेगी। तो अगर कोई ये कहे कि एनर्जी तो इस्तेमाल नहीं होगी और वो काम हो जाएगा बगैर कुछ किए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ ये स्पेशल केसेस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। ये आप लोगों ने उसकी इब्तदाई फॉर्म देखी है कि आप जब सिस्टम को हीट देते हैं तो उसमें से जो वर्क के लिए इस्तेमाल हो जाती है उसे माइनस डब्ल्यू से लिखते हैं। पहला केस है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में हीट इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज इन एनर्जी जो है वो जीरो होता है। अगर चेंज इन एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब ये हो गया कि जीरो इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, राइट। ये तो क्योंकि हम इसे क्या कह रहे हैं, जीरो कह रहे हैं। तो अब जो ये डब्ल्यू अगर इक्वल के दूसरी तरफ चला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। यानी कि जितनी अगर साइक्लिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, यानी कि टेम्परेचर वो हीट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा उसका, तो जितनी भी आप उसे हीट देंगे वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा और आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी गैस की। ये केस है। इसी तरह सेकंड केस के अंदर है आइसोकोरिक प्रोसेस। आप लोगों ने ये पढ़ा है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल प्रोसेस। नो चेंज इन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगी। तो जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगी तो देखें डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोगों को पता है डब्ल्यू किसके बराबर है, पी क्रॉस डेल्टा बी। जब नो चेंज इन वॉल्यूम तो ये क्या हो जाता है, नो चेंज इन वॉल्यूम मीन जीरो। जब ये जीरो हो गया, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो ये जितनी भी एनर्जी होगी वो इक्वल होगी। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये एज अ इंटरनल एनर्जी रहेगी। नो वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वो क्योंकि एक्सपैंड ही नहीं होती तो वो वर्क में तो कन्वर्ट नहीं होगी, तो फिर वो एज अ इंटरनल एनर्जी सिस्टम में ही मौजूद रहेगी। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में नो चेंज इन हीट, क्यू जो है वो क्या होगा, जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर नो चेंज इन हीट, तो क्या होगी, अगर वो जीरो है, क्यू जीरो है, तो डेल्टा ई क्या होगा, माइनस चेंज इन एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर से यूज होगी। तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम की एनर्जी है वो इस्तेमाल होगी वर्क करने पे, तो वर्क फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इन अदर वर्क डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। उसके बाद फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक में कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर तो रिमेन प्रेशर, ये जो है ये पी रिमेन, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है। आप लोगों को पता है कि ये पी डी वी है, ये वर्क जो है, तो ये आपके पास केस बनेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। कांस्टेंट से मुराद ये नहीं है कि प्रेशर जीरो होना जरूरी है, नो, प्रेशर की कोई वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए हमने इसको जीरो नहीं किया यहाँ पे।